आखिर किसके दम पर दम दिखा रहे हैं नेपाल के पीएम बालेन शाह? ऐसा कौन सा चिराग हाथ लग गया है जिसकी वजह से नेपाल के तेवर अचानक तीखे हो गए हैं? ये सिर्फ दावा है या किसी बड़े खेल या बड़े साजिश की आशंका? भारत और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बीच नेपाल का ये वर्तमान स्टैंड आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? इस पूरे विवाद के पीछे असली ताकत किसकी है? इस मुद्दे से जुड़ी हर परत की पूरी सियासत को आज समझेंगे। और सियासत की बिसात बिछ चुकी है। जो तस्वीर निकल कर आई है वो किसी सियासी भूचाल से कम नहीं, दशकों पुराने किले ढह रहे हैं तो कहीं नया सूरज उदय हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना की। क्या जनता ने बदलाव को पसंद किया? 5 राज्यों के चुनाव नतीजे हर उस आंकड़े का सच बताएंगे आज आपको, आने वाले 5 सालों की जो दिशा तय करने वाले हैं। बंगाल की सियासत में भूचाल मचा। चुनावी माहौल और राजनीति में शब्द जब बारूद बन जाए तो पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पश्चिम बंगाल में जहां योगी आदित्यनाथ की रैलियां सियासी जंग बन गई, उनके हर एक बयान ने माहौल गरमा दिया। काबा नहीं बनने दूंगा, इस पर विस्तार से चर्चा आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बात करते हैं नेपाल की। लिपुलेख दर्रे पर सियासी तूफान इस समय मचा है। नेपाल के बदले तेवर और भारत को सीधी चुनौती। अब सवाल यह है कि आखिर बालेन शाह किसके दम पर इतनी अकड़ दिखा रहे हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? नेपाल में जब से बालेन शाह की सरकार आई है, उसने थोड़े ही वक्त में अपनी नीतियों से बड़ा बदलाव किया, लोगों के फेवरेट भी बने। हाल ही में लिपुलेख दर्रे को लेकर जो बालेन शाह की ओर से कहा गया है वो एक चुनौती भरा है। उसने साफ कर दिया कि नेपाल अब भारत के साथ साथ चीन को भी आंखें दिखा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बालेन शाह किसके शह पर ऐसा कर रहे हैं? नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के बाद भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत का रुख इस मुद्दे पर हमेशा से साफ और एक जैसा ही रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पुराना और इस्तेमाल में हो रहा रास्ता है और इसी रास्ते से ये यात्रा कई दशकों से हो रही है, यानी ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा से जुड़े जो भी दावे किए जा रहे हैं वो ना तो सही हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। भारत का कहना है कि एक तरफा तरीके से सीमा बढ़ाने के दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते। साथ ही भारत ने यह भी दोहराया कि नेपाल के साथ सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब अगर नेपाल के रुख की बात करें तो 3 मई 2026 को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उसका अविभाज्य हिस्सा माना है। नेपाल का दावा है कि ये क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है और 1816 की सुगौली संधि के अनुसार ये नेपाल के हिस्से हैं। इतना ही नहीं, 2020 में किए गए संशोधन के बाद नेपाल ने अपने आधिकारिक नक्शे और संविधान में भी इन इलाकों को शामिल कर लिया है। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिपुलेख मार्ग पर भी आपत्ति जताई है। उसने भारत और चीन दोनों को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर कहा है कि ये यात्रा नेपाल क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसीलिए बिना उसकी अनुमति के इसे संचालित नहीं किया जाना चाहिए। अब नेपाल ने सड़क निर्माण, व्यापार, यात्रा जैसी सभी गतिविधियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसी बीच चीन ने भी बड़ा ऐलान किया है। पिछले हफ्ते चीन ने कहा था कि 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा को और भी ज़्यादा सुविधाजनक और सुगम बनाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि ये यात्रा 2 स्थापित मार्ग लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला दिर्रे दोनों के जरिए कराई जाती है। कुल 10 जत्थे यहाँ से जाएंगे और हर जत्थे में 50 तीर्थयात्री शामिल होते हैं। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जोरावर दौलत सिंह ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रभावित लगता है। उनका कहना है कि बालेन शाह सरकार की ये अकड़ भारत और चीन चाहें तो मिलकर पल भर में खत्म कर सकते हैं। पहले नेपाल दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर चलता था, लेकिन अब दोनों के हितों को चुनौती देता नजर आ रहा है। तो लिपुलेख दर्रा भारत के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा जून से अगस्त 2026 के बीच आयोजित होनी है और यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टकराव बनता जा रहा है। तो क्या दोनों देश अलग अलग रास्ता चुनेंगे या फिर एक साथ मिलकर नेपाल को जवाब देंगे? ये देखने वाली बात होगी।
और बात करें भारत की तो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पर आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देश के 5 राज्यों में चल रही मतगणना के साथ एक राजनीतिक तस्वीर साफ होने लगी है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी तक ईवीएम की गिनती जारी है। आने वाले नतीजों की गूंज दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल की रणभूमि, तमिलनाडु की विजय आंधी, केरल का तख्ता पलट और असम पुडुचेरी के कमल का और भी ज्यादा लाल हो जाना, इन 5 राज्यों के चुनावी महाभारत का एक एक अपडेट जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बता रहा है कि परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो चुका है। बंगाल की रणभूमि में इस बार जो हो रहा है वो पिछले 1.5 दशक से नहीं देखा गया। भाजपा ने टीएमसी के गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआती रुझानों के मुताबिक भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को पार करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके समर्थकों की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। टीएमसी के लिए ये चुनावी अस्तित्व की लड़ाई जैसा रहा, जहां हिंसा और आरोपों के बीच बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक ताकत का लोहा मनवाया। 200 पार तक जाती दिख रही है इस समय बीजेपी पश्चिम बंगाल में। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के महासंग्राम में तमिलनाडु का रुख सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने एकाधिकार को अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने सीधी चुनौती दी। अपने पहले ही असेंबली इलेक्शन में टीवीके ने विजय की राह पकड़ ली। डीएमके और अन्नाद्रुमक जैसे दिग्गज दल इस नई लहर के आगे संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु की जनता इस बार किसी पारंपरिक विकल्प के बजाय नई उम्मीदों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। केरल की सियासत की बात करें तो यहाँ सत्ता विरोधी लहर का ट्रेंड एक बार फिर हावी होता दिख रहा है। यूडीएफ ने लेफ्ट फ्रंट को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री पी विजयन की कुर्सी अब उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। भाजपा ने केरल के अपने वोट शेयर को जिस तरह से बढ़ाया है, उसने राज्य के पुराने सियासी समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का नेतृत्व तो एक बार फिर जीत गया और भाजपा गठबंधन 90 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल 30 सीटों तक ही सिमट गए। विकास और सुरक्षा के एजेंडे ने यहां मतदाताओं को भाजपा की तरफ धकेल दिया। और वहीं पुडुचेरी की बात करें तो 30 सीटों की विधानसभा है ये। एन रंगासामी की पार्टी AINRC का यहां दबदबा कायम है, स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 2026 के राष्ट्रीय राजनीति की एक नई पटकथा लिखी गई है। इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव एक बार फिर आईने जैसा है। क्या इन नतीजों के बाद खुद को संगठित कर पाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, या फिर भाजपा के विजय रथ निर्बाध गति से ऐसे ही बढ़ता रहेगा? मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती और काउंटिंग सेंटर्स पर उम्मीदवारों की धड़कनें साफ बताती हैं कि ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है। हर एक राउंड की गिनती के साथ बदल जाता है आंकड़ा। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर कभी घबराहट होती है, कभी उत्साह जोश दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र की असली तस्वीर यही होती है कि किसका भविष्य अब बनेगा और किसका सितारा डूब जाएगा। ये कुछ ही पलों का इंतज़ार है, कुछ घंटों का इंतज़ार है। इसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और काबा नहीं बनने दूंगा, योगी के इस बयान ने बंगाल की सियासत में जैसे आग लगा दी थी। चुनावी हवा का रुख ही बदल डाला। पश्चिम बंगाल की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 तीखे और बेबाक बयानों की अगर बात करें, जिसने राजनीतिक तापमान को 7वें आसमान में पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, उनकी हर रैली एक शब्द वार की तरह से बन गई, जहां हर एक बयान तीर के सीधे निशाने पर जाकर लगता। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जिसने चुनावी बहस की दिशा ही बदल दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी चरम पर पहुंच गया। इस पूरे चुनावी माहौल में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मैदान संभाला और उनकी रैलियां सिर्फ जनसभाएं नहीं थी, बल्कि तीखे बयान थे। वैचारिक टकराव का एक बड़ा मंच बन जाता थी उनकी जनसभा की जो रैली होती थी, जिसका सीधा असर चुनावी सियासत पर साफ दिखने लगता। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में लगातार हिंदुत्व की बात की, सुरक्षा की बात की, तुष्टीकरण के मुद्दों को उठाया, घुसपैठियों की बात की और ममता सरकार पर तीखे तीखे हमले किए। उन्होंने जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल में बदलाव की ज़रूरत है और बीजेपी ही
विकल्प है जो राज्य को भयमुक्त वातावरण दे सकती है। तो माथा भांगा और धूपगुड़ी की रैलियां जीती, उनको कौन भूल सकता है, जहां योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि टीएमसी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। उनके इन बयानों ने चुनावी माहौल को और भी ज़्यादा गर्मा दिया। इसके बाद एक और रैली में उनका बयान काफ़ी चर्चा में आया, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में आज जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकता और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। ये कुछ ऐसे बयान थे जो आग में घी डालने का काम कर रहे थे और सियासी बहस तेज कर रहे थे। सबसे विवादित बयान राजारहाट गोपालपुर में आया, जहां उन्होंने कहा कि हम गोमाता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, तो बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। ये भी उन्होंने यहीं से कहा था। उन्होंने कहा था कि ये माँ काली और माँ दुर्गा की धरती है। ये बयान चुनाव के सबसे टर्निंग पॉइंट बनकर उभरे, जिसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी और बंगाल में तो पूरी सत्ता ही पलट दी। इसके अलावा उन्होंने बुलडोज़र का जिक्र भी किया, टीएमसी पर निशाना साधा, कहा कि बुलडोज़र सुनकर टीएमसी के गुंडे अभी से अंडरग्राउंड होने लगे हैं। इन सभी बयानों ने बंगाल चुनाव को एक तरफा जीत दिला रही और इसे एक वैचारिक रणभूमि में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ के ये भाषण बीजेपी के लिए एक मजबूत नैरेटिव तैयार करते नजर आए, जिसने चुनावी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये बयानबाजी वाकई बंगाल की राजनीति का गेम बदल गई? नतीजे ही इस सियासी पहेली का जवाब है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।